सो 11th क्लास में जब से हमने इकोनॉमिक्स का एक अलग ही वर्जन देखा है, तब से हमने बहुत सी नई नई चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट किया है, राइट। अब ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स 10th तक हमने कभी नहीं पढ़े हैं, तो हमारे लिए ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स बहुत नए हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जितना मज़ा मुझे आपको पढ़ाने में आ रहा है, उतना ही मज़ा आपको भी इन चीज़ों को पढ़ने में आ रहा होगा। ओके इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मज़े मज़े में आपको पता भी नहीं चला है और अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम खत्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। तो चलिए एक एक करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट सेज एक्सप्लेन हाउ स्कैरसिटी एंड चॉइस गोज टुगेदर। अब अपन ने स्कैरसिटी के बारे में पढ़ा है ना, और अपन ने चॉइस के बारे में भी पढ़ा है। स्कैरसिटी क्या होता है भाई? किसी चीज की कमी, दैट इज नोन एज स्कैरसिटी। और जब जहाँ पे कमी होती है वहां पे आप क्या करने लगते हो? आप वहां पे चॉइस क्रिएट करने लगते हो, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो अब आपको आपकी सैलरी को ऐसी जगहों पे यूज़ करना है जो कि फिजूल ना हो। जैसे कि आपको एजुकेशन में यूज़ करना हो सकता है, आपको हेल्थ में यूज़ करना हो सकता है, आपको आपका घर के जो भी ग्रॉसरीज है उसमें यूज़ करनी हो सकती है आपकी सैलरीज। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी सैलरी को शॉपिंग में मतलब यूज़ कर रहे हो या फिर मूवीज़ देखने में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ पे आपको पता है कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज स्कैर होते हैं, कम होते हैं, वहाँ पे क्या जनरेट होती है? चॉइस जनरेट होती है, राइट। सो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनके ना अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, तो वहाँ पे आप कल्टिवेशन भी कर सकते हो, वहाँ पे आप फैक्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना घर भी बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे उस लैंड को आप तैयार कर सकते हो अब जो गाय भैंस होती है ना उनकी ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लैंड है और उसके इतने सारे यूजेस हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ना अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। So thus land can be used for producing wheat or for construction warehouse और factories। अब वही यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे लैंड है तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो सकता है व्हीट का, और साथ में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है किसी फैक्ट्री का या फिर कोई वेयरहाउस का। ओके, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द एसेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब किसी भी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एसेंस क्या होता है? चॉइस, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहां पे जनरेट होती है जहां पे आपको चॉइस बनानी पड़ती है। ओके, However, if resources were not scarce, अगर resources scarce नहीं होते, अगर resources limited नहीं होते, one could have anything at any time, there would be no problem of choice। अगर जो resources है वो scarce नहीं होते, वो limited नहीं होते, तो यहाँ पे choice की तो कोई बात ही नहीं होती, है ना। यहाँ पे ये problem of choice का तो कभी कोई जिक्र ही नहीं होता, है ना। आपकी wealth इतनी है कि मतलब आप अपने सारे खर्चे निकाल सकते हो, आपकी पढ़ाई, हेल्थ और ना शॉपिंग, मूवीज, सब कुछ निकाल सकते हो। तो फिर आपको यहाँ पे आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्रिएट ही नहीं होता है। जब जो चीज़ें जो भी चीज़ होती है, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, जो कुछ भी हो, जब वो स्केयर होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, ठीक है। अभी अपन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो किसी भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज आज के टाइम पे लिमिटेड है और हर इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को फेस करती है। कौन सी प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। अब इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर अपन कमी को देखते हुए चॉइसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना है सेंटेंस को। सो इफ देयर वर नो स्कैरसिटी, अगर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है या नहीं होती, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती। और द प्रॉब्लम रिलेटेड और टू चॉइस, या फिर चॉइस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना ही कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती, ना चॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती, अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर नहीं होते, ठीक है, वो कम नहीं होते। In the absence of scarcity of resources, the concept of unlimited wants does not exist। यहाँ पे आप समझ रहे हो इस चीज को?
इन द एब्सेंस ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी जहाँ पे नहीं है ना, एब्सेंस मतलब जहाँ पे स्कैरसिटी बिल्कुल नहीं है, कमी नहीं है रिसोर्सेज की, वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड वांट्स वाला वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड एंड वांट्स आर नो लॉन्गर अनलिमिटेड, जब रिसोर्सेज आपके लिमिटेड नहीं है और वांट्स जो है वो भी अनलिमिटेड नहीं है, वेयर इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो यहाँ पे चॉइस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जब आपके पास में अच्छे खासी वेल्थ है, आप जो चाहे उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, तो क्या आप वहाँ पे किसी भी दो अल्टरनेटिव यूज वाली चीज़ों के बीच में क्या आप कभी चॉइस वहाँ पे क्रिएट करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, आप तो दोनों को ही अवेल करना चाहोगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देन कीजेस टू एग्जिस्ट, यहाँ पे फिर ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये बिल्कुल नहीं रहती। अकॉर्डिंगली देयर शुड नॉट बी एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती तो किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमी में नहीं रहती, एंड नो इकोनॉमिक्स एज सच, और अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती, स्कैरसिटी नहीं होती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, तो इकोनॉमिक्स का भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता, राइट? ओके, नाउ स्टेट द फंडामेंटल टेक्स्ट दैट हैज led to the emergence of economic problem। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये किस तरीके से जनरेट हुई है, किस तरीके से इमर्ज हुई है ये? सो द फंडामेंटल फैक्ट दैट हैज लेड टू इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू फोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं इनके दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो जनरेट हुई है। पहली, रिसोर्सेज आर स्कैर, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, एंड नेक्स्ट इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। चाहे किसी भी रिसोर्स को आप उठा के देखिए, हर रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्केट इकोनॉमीज प्रमोट डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो मार्केट इकोनॉमीज हैं वो किसको प्रमोट करती हैं? डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रमोट करती है। इवन व्हेन रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, जबकि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जा रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज को हम मार्केट जो है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहा है। सब्सटेंशिएट दिस ऑब्जर्वेशन। नाउ इन द मार्केट इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। मार्केट इकोनॉमीज में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाते हैं, बिकॉज every producer focuses on maximization of output per unit of input। क्योंकि सभी प्रोड्यूसर का मेन फोकस क्या होता है कि जो भी वो इनपुट यूज कर रहे हैं उस पे उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले, है ना, मैक्सिमम ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। बट डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर हाईली प्रोनाउंस्ड बिकॉज, लेकिन यहाँ पे ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्पैरिटी है वो इतनी ज्यादा देखने को क्यों मिलती है? इसका रीजन है रिसोर्सेज आर अलोकेटेड to the production of those goods which yield high profits। क्योंकि जो resources हैं वो ऐसे goods के प्रोडक्शन में उनको यूटिलाइज किया जाता है जिनसे प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है, यानी कि जिन गुड्स से सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है उन्हीं गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को अलॉट किया जाता है। ठीक है, और so resources are allocated to the production of those goods which yield high profits, और यही रीजन है जिसकी वजह से इनकम में थोड़ी सी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। So second point is, in the market economy some jobs are outsourced from rest of the world where labor cost is low। अब बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं ऐसी इकोनॉमीज है जहाँ पे हमारी लेबर किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर के वर्क करती है, काम करती है, ठीक है, और उन कंट्रीज में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लो है। दिस कॉजेज अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ के जो एफिशिएंट लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली वेज कॉम्पोनेंट ऑफ जीडीपी टेंड्स टू श्रिंक। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो वेज कंपोनेंट है जीडीपी का वो कहीं ना कहीं श्रिंक होता जा रहा है, इवन व्हेन प्रॉफिट टेंड्स टू राइज। ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं श्रिंक होता जा रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन करोगे? सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट रिलेट्स टू द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। इन अ मैनर सच दैट द इंडिविजुअल मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। अब इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो अपने सेटिस्फैक्शन को सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे ला सके।
एंड द सोसाइटी मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर। और वहीं जब हम सोसाइटी की तरफ देखें तो जो सोसाइटी है वो भी अपना जो वेलफेयर है इसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम करे। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है, जैसे कि इंडिविजुअल को सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और सोसाइटी को भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या कह सकते हैं वेलफेयर मिले। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों में हम ये देख रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है, और ये सभी चीजों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड अ मार्केट इकोनॉमी। अब क्या होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और क्या होती है मार्केट इकोनॉमी? सो देखो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जितना भी जो भी कंट्रोल है वो किसका होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। So a centrally planned economy is the one in which economic activities जैसे कि production, consumption and exchange, ये सारी जो भी economic activities हैं ये किसके थ्रू गवर्न की जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न की जाती है। ओके, ऑलराइट। Market economy is the one in which economic activities, production, consumption and exchange are governed by the free play of the market forces। और वहीं जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हैं इसे कौन गवर्न करता है, मार्केट फोर्सेस, है ना, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस इसे गवर्न करते हैं। और जब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट खुद इन्हें गवर्न करती है। क्लियर? What do you understand by positive economic analysis? Positive economic analysis क्या होता है? So positive economic analysis is that branch of economics। अब ये analysis वो branch है economics की जो कि किससे डील करती है, which deals with the such issues which are verifiable। अब वो issues जिनको verify किया जा सकता है, ठीक है, इन सभी issues को हम किसके अंदर काउंट करते हैं, positive economic एनालिसिस के अंदर इसे हम काउंट करते हैं। और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जाता है, वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस? अब ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with such issues which involve value judgment। अब इसके अंदर जो वेरीफिएबल वाला फैक्टर नहीं होता है, इसके अंदर वैल्यू जजमेंट इंक्लूड होती है ना, एंड आर नॉट वेरीफिएबल। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का क्या डिफरेंस है इसको भी हमने समझा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल firm, an individual household और an individual consumers। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बताती है, किसके बीच में, या तो आप रिलेशनशिप कह सकते हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह सकते हो, या फिर इकोनॉमिक इश्यूज भी कह सकते हो, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे फिर वो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर ही क्यों ना हो। और वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप्स को, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यूज किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज होल। ठीक है, मैक्रो अपने आप में, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, जिसके अंदर हम लार्ज एक्सटेंट पे बात करते हैं। वहीं माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, जिसके अंदर हम छोटी चीजों पे बात करते हैं, छोटे पैमाने पे बात करते हैं, जैसे इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल फर्म्स, इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करते हैं, सभी मार्केट प्रोड्यूसर्स, मार्केट कंज्यूमर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि इस यूनिट से अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाया जाएगा। तब तक आपको ये पूरी यूनिट कवर करनी है, साथ में इन क्वेश्चंस को भी कवर करना है। और अगर कहीं पे कोई भी चीज नहीं समझ में आई है पूरी यूनिट में से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अब हम
नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पूरी यूनिट के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो उसके लिए आपको बेल आइकन 100% प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।